तो कल कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है चैनल पे एक बार फिर। और आज जो बात करने का टॉपिक है तो आपको पता ही है कि शरद पवार, एनसीपी, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, यही सब चल रहा है। अब शरद पवार जी तो किसी जमाने में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे, तो क्रिकेट के बारे में पता नहीं जानते हैं कि नहीं, मगर जब 2019 में जब इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, तो उस टाइम पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने बीजेपी से बात की थी, फडणवीस से भी बात की थी गवर्नमेंट बनाने के बारे में, अजीत पवार को भी भेजा था, और उसके बाद हमने अपनी गवर्नमेंट बना ली। हमने एक गुगली डाली थी, उन्होंने जो वर्ड यूज किया ना कि हमने एक गुगली डाली थी बीजेपी के ऊपर, और हमने ये प्रूव कर दिया था कि जो फडणवीस है ये कितना पावर हंग्री है। चलो वो तो बात होगी 2019 की। तो ये जब क्रिकेटर है, मेरा, क्योंकि आप क्रिकेटर रहे हो, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो गुगली डालने वाले होते हैं क्या वो बाउंसर नहीं खेल पाते? क्योंकि इस बार जो फडणवीस ने बाउंसर मारा है तो उनको खेलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपका कमेंट ले लूं, आप तो क्रिकेटर रहे हो पुराने। ओवर टू यू। जैसे कि सर आपने बताया शरद पवार ने उस समय गुगली फेंकी थी। लेकिन इस समय बीजेपी ने और फडणवीस ने एक ऐसा बाउंसर मारा है कि शरद पवार चारों खाने चित हो गए हैं। अगर शरद पवार के हाथ में कुछ होता इस समय तो वो सतारा जाके पब्लिक रैली ना कर रहे होते। इस समय उस जो ये चीज हुई है इसको रोकने की कोशिश कर रहे होते। तो ये साफ दिखाता है कि इस समय शरद की पवार के हाथ में कुछ भी नहीं बचा हुआ। जो कुछ ये है वो अजीत पवार पूरा एनसीपी पार्टी चला रहे हैं। अगर आप इसको बड़े स्केल पे देखो, ये एक महाराष्ट्र से लिमिटेड चीज नहीं है। जो एक अपोजिशन यूनिटी का एक प्रयास चल रहा था पिछले कई महीनों से, शरद पवार उसका मेन दिमाग उसके पीछे शरद पवार का था। जो शरद पवार ने ही सब मायावती से ममता बनर्जी से कांग्रेस से सबसे बात करके जिस तरह से वो एक एमवीए की सरकार बनाने में सफल हुए थे महाराष्ट्र में, शिवसेना को मिला के उनको लग रहा था कि इसी तरीके से वो 2024 में एक मिलीजुली पार्टियों की सरकार बनाने में सफल होंगे। और काफी हद तक मेरा मानना है कि उनका यह भी सोचना था कि प्रधानमंत्री पद उनको मिलेगा, क्योंकि लोग राहुल गांधी के लिए सपोर्ट में नहीं तैयार होंगे, ममता बनर्जी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो लग रहा था कि मतलब अगर वो महाराष्ट्र में सही सीटें जीत जाएं तो वो एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते थे। लेकिन बीजेपी ने जो ये बाउंसर मारा है, इससे वो प्रधानमंत्री पद, अपोजिशन यूनिटी तो बहुत दूर की बात है, उनके हाथ से लगता है एनसीपी पार्टी ही चली गई है। तो ये जो क्रिकेट की जितनी जानकारी थी उनकी सब जानकारी की हवा निकाल दी है इस मूव ने। हाँ। तो इसको इसी तरह से देखा जाए कि भाई जो जितना चतुर खिलाड़ी बनता है कई बार वो अपनी चतुराई में खुद ही फंस जाता है। नहीं, पर कल कीर्ति, एक बात आपको ध्यान है, वो पहले एक बीएस चंद्रशेखर जो बॉलर हुआ करता था, जो गुगली मास्टर था, मतलब आपको याद है इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस रही थी उसकी? हाँ जी और सर। हाँ, मेरे ख्याल से 36 रन पे 6 विकेट और पता छह नहीं क्या विकेट लिए क्या। थे। हाँ। 36 रन पे 6 विकेट लिए थे उन्होंने। हाँ, पर जहां तक उसकी बैटिंग एबिलिटी की बात है तो वो तो नॉर्मल बॉल भी नहीं खेल पाते। तो मुझे लगता है कि जो शरद पवार जी हैं ये तो पूरे चंद्रशेखर ही साबित हुए, अभी तक तो ऐसा ही लगता है। तो चलो हाँ खैर, ये तो एक बात होगी। चलो एक दूसरी बात और करते हैं। बड़ा शरद पवार भी और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं, ममता दीदी ने भी कहा है, उन्होंने आज शरद पवार को रिंग किया, बाकी लोग भी रिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको अपनी अपनी चिंता है, अगला टारगेट कौन है ये भी सोच रहे हैं। क्योंकि सबकी बेसिकली पॉलिटिक्स उनकी, आपको पता ही है किस लेवल की है। अभी लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी या बीजेपी बड़ी करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात करते हैं, ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, कल तक इनकी बुराई कर रहे थे, अभी कहते हैं कि इन्हीं को ले लिया एंड ऑल दैट। और क्वेश्चन उनका ये है कि क्या बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है? मतलब इस तरफ से आप करप्ट लोगों को डालते हो, उधर से आप ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस को निकाल लेते हो और अपने यहाँ उनको शामिल कर लेते हो। तो इस बारे में मैंने सोचा कि आपका कमेंट लिया जाए, भाई ये वॉशिंग मशीन है क्या? बीजेपी कैसे इंश्योर करती है कि करप्शन ना करें? सर ये विपक्षी दलों का और उनके नेताओं का दोगलापन दिखाता है। आप देखो कि इस समय विपक्षी दल हैं कितनी बेशर्मी से करप्शन का सपोर्ट करते हैं कि ऐसे मंत्री
जो कि जेल में रहने के बावजूद भी उनको मंत्री पद से नहीं हटाया जाता। आप इसके लिए दिल्ली में देख सकते हो, सत्येंद्र जैन पिछले 1.5 साल जेल में रहे, उसके बाद उनको मंत्री पद से हटाया गया। आप इसका उदाहरण महाराष्ट्र में देख सकते हो, अनिल देशमुख करीब 1 साल से ज्यादा जेल में रहे, उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया। अभी आप डीएमके तमिलनाडु में देख सकते हो, बालाजी को पकड़ा गया, जेल में है, लेकिन मंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा। इसी तरह से यही हाल टीएमसी ने पार्था चटर्जी के साथ किया। तो मंत्री पद कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो कि मुश्किल से मिलता है, जैसे ही जेल जाता है हटा दो, जेल से बाहर निकल के आ जाता है, दोबारा बना दो। अगर आप 1 साल तक उसको जेल में रहने के बाद भी मंत्री पद बना के रखा हुआ है, आप उसको तनख्वाह दे रहे हो, पूरा मंत्रालय उसके हुक्म से काम कर रहा है, वो उसको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, जेल में रह रहे थे, जेल मंत्री थे, और वो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे, उसके वीडियो सामने आया कि 10-10 लोग उनके पैरों की मालिश कर रहे हैं और उनको वहां पर एक रिसोर्ट की तरह से सुविधाएं मिल रही थी। तो ये एक विपक्षी दलों का पहले तो ये दोगलापन है कि हर एक विपक्षी दल आज के समय में जितने नेता हैं सबके सब करप्शन के आरोपों में घिरे हुए हैं, फिर भी बेशर्मी से एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखो कि मोदी सरकार के 9 साल में और या उसके पहले जो भी रहा है, कोई एक भी करप्शन का एलिगेशन नहीं है। मैं महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र में 5 साल फडणवीस सरकार की सरकार रही, 2.5 साल वहां पर एमवीए की सरकार रही। क्या इस दौरान एक भी करप्शन का एलिगेशन लगा पाए पिछली सरकार के ऊपर? नहीं लगा पाए। जो लोग कहते हैं ना कि सरकार जाने के बाद सामने आएगा, क्या एमवीए सरकार एक भी करप्शन ढूंढ पाई? उनका नहीं ढूंढ पाई। क्यों नहीं ढूंढ पाई? इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी। मोदी ना का जो कहना है कि ना तो मैं खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चरितार्थ करते हैं इस कहावत को मोदी जी। इस दौरान 3 मंत्री ऐसे मिले जिनके के ऊपर करप्शन के आरोप में पकड़े गए। एक महाराष्ट्र के मंत्री थे एकनाथ खड़से जी, तुरंत उनको निकाला गया और उसके बाद उनको या उनकी बेटी को किसी को टिकट नहीं दिया गया, आज वो एनसीपी के सदस्य थे। इसी तरह से आप कर्नाटका में देख लो, 2 मंत्री इस तरह के आरोपों में आए, दोनों को पार्टी से मंत्री पद से हटाया गया और साथ ही उनको या उनके किसी परिवार को टिकट नहीं दिया गया। तो मोदी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यह बात आपकी मानता हूं कि जो इस समय एनसीपी के से लोग आए हैं, इसमें से कुछ लोगों के ऊपर करप्शन के एलिगेशन हैं, लेकिन वो करप्शन उस समय थे जिस समय वो उन पार्टियों के साथ थे जो कि अपने आप को आज इस मुद्दे को उठा रही हैं। मोदी के सरकार में आने के बाद मैं ये 100% मानता हूं कि मोदी के रहते हुए वो किसी तरह का करप्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर करप्शन करेंगे तो वो मंत्री पद में नहीं रह पाएंगे। तो वॉशिंग मशीन की बात नहीं है। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि आप सिर्फ अपने काम से अकेले राजनीति में सफल नहीं हो सकते। आपको उसके साथ साथ जो विपक्षी दल जो भी जुगाड़ कर रहे हैं या जो भी चाल चल रहे हैं उसका काट भी ढूंढना पड़ता है। प्रारंभ में अचानक जब समाचार मिलते हैं तो कार्यकर्ता के मन को थोड़ा प्रश्न उठता है, लेकिन आखिरकार हमारी पार्टी में कार्यकर्ता इस बातों को समझते हैं कि भाई हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो कभी कभी हम विभीषण का भी सहाय ले लेते हैं और हमने लिया है। क्योंकि आपका कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी व्यक्ति जो कल तक कांग्रेस में था और आज आपके यहाँ आ गया और आपने उसे कट कर लिया और थोप दिया बटन। नहीं, ये युद्ध था एक रणनीति के तहत। हिंदुस्तान में हम एक मैसेज दोनों को लोगों को देना चाहते थे, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस पराजित हो रही है और कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, और वो मैसेज देने में हम सफल हुए हिंदुस्तान में। और लड़ाई के अंदर हमने भी तो कुछ पैंतरे लेने पड़ते हैं, इट्स पार्ट ऑफ अवर रणनीति। अच्छा, एक बात और, ये लास्ट क्वेश्चन है कर्नल कीर्ति शर्मा। ये जो पॉलिटिशियंस स्पेशली जो अपोजिशन पार्टीज के हैं, अब उसमें ममता, नीतीश, शरद पवार, ये तीनों इस उम्मीद में थे कि राहुल गांधी या तो बाहर हो जाएंगे खुद ही या फिर कोर्ट के थ्रू बाहर हो जाएंगे, और इनफैक्ट कुछ लोग कह रहे थे कि शादी करके बाहर हो जाएंगे। जैसे मैंने भी उसके ऊपर एक सटायर बनाया था, लालू ने बोला था भाई तुम शादी कब कर रहे हो टाइप से, हम बाराती बनने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल इनका जो इंप्रेशन था आपस में ये था कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी तो एक तरफ हो जाएगा, केजरीवाल तो इन एनी केस उन्होंने साइडलाइन कर ही दिया था, तो अपना नंबर पड़ जाएगा। शरद पवार इस चक्कर में थे, कन्वेनर बनने के चक्कर में थे शरद पवार। तो आपको क्या लगता है इनका आपस में जो
मतलब एक तरह से एक दूसरे के प्रति जो डिस्ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट जैसा तो चीज कोई नजर आ नहीं रहा आपस में। ये पहले जो सिर्फ फुटबॉल होती थी किसी जमाने में सेंटर में, याद है आपको, कभी चरण सिंह का टाइम था, चंद्रशेखर का टाइम था, देवगौड़ा का टाइम था। आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को इस तरह की सिचुएशन को फैसिलिटेट करना चाहिए जहां पे हम सेंटर में सिर्फ फुटबॉल कराएं, एक फुटबॉल ला के वहां पे डाल दें और आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ खेलते रहें, और देश का क्या होने वाला है भगवान बचाए, दैट सॉर्ट ऑफ भगवान भरोसे। आपका क्या ख्याल है? सर, ये एक देश के लिए एक बहुत ही डिजास्टर जैसी सिचुएशन होगी अगर देश में मिली जुली पार्टियों की सरकार फिर से आती है। हमने पिछले जितने भी उदाहरण देखे हैं, अगर आप देखो यूपीए को ही आप लेके शुरू करो, जो यूपीए की सरकार थी वो मिली जुली सरकार थी, और उसमें सबसे पहले जो करप्शन की शुरुआत की वो डीएमके के मंत्रियों ने की। जितने डीएमके के मंत्री थे खुलेआम करप्शन कर रहे थे, उसी की तरह से एनसीपी के कर रहे थे। हर एक पार्टी सिर्फ अपना पैसा बनाने का तरीका ढूंढ रही थी, सरकार का उनके ऊपर कोई कब्जा नहीं था। पिछले 9 सालों में अगर भारत ने तरक्की की है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि बीजेपी की खुद की मेजोरिटी है। जब पार्टी की खुद की मेजोरिटी होती है तो जो भी प्रधानमंत्री होता है उसकी चलती है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने सुना हो कि मनमोहन सिंह जी ने बड़े आसानी से कह दिया था कि ये तो जी एक पार्टियों का ग्रुप था, तो मतलब ये तो गठबंधन की राजनीति में होता ही है, करप्शन मतलब हो गई होगा। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा कि गठबंधन की राजनीति में करप्शन तो हो गई होगा। तो ये देश को कमजोर करने का तरीका है। अगर आप देखो अभी एनडीए भी पार्टी क्या थी, 3 पार्टियों का एक मिला जुला ग्रुप था। अब देखो कि वहां पर कितना करप्शन हुआ। आप देशमुख का केस सामने आ गया, अभी संजय राउत का केस सामने आ रखा है, अभी जो कोरोना के लिए जो सेंटर वगैरह बने उनकी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे कम से कम दसियों केस हैं जिसमें कि एमबीए की सरकार ने वहां पर करप्शन किया। करप्शन किस लिए किया? क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं, हर एक आदमी पार्टी चाहती है कि जी हमारे को लिए पैसे बनाओ अपने लिए, और बाकी देखी जाएगी। सरकार का तो ब्लेम हमारे ऊपर तो आएगा नहीं, तीनों के ऊपर आएगा। तो गठबंधन की सरकार तो बहुत बड़ी एक गलती है, जो कि देश इसको 2-3 बार भुगत चुका है, और आगे देश को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, जो इनकी सोचना है ममता बनर्जी का या नीतीश कुमार का या शरद पवार का, इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये एक राज्य से बाहर एक भी सीट नहीं जीत सकते अपनी। ममता बनर्जी ने कोशिश करके देख लिया कि कहीं पर भी, गोवा में गई और जगह गई, कोई सीट नहीं जीती। नीतीश कुमार तो बिहार में नहीं सीट जीत सकते, बाहर तो क्या जीतेंगे। और यही हाल शरद पवार का है। तो इनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि बाहर जाके सीटें जीत सके। अगर आप ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस देखो तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी की अभी भी ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है। अभी आप देखो केसीआर अलग है, वो आए नहीं इसमें। आप उड़ीसा के देख लो, पटनायक इसमें शामिल नहीं हुए। केजरीवाल ने इस योग्यता जो मीटिंग थी उसी में विद्रोह कर दिया और वो बाहर हो गए हैं। अभी कल ही एक टीएमसी के नेता का एक बयान आया, उन्होंने बोला जी कि हमें वेस्ट बंगाल में हमें यूनिटी की जरूरत नहीं, वेस्ट बंगाल में तो हम अकेले काफी। मतलब वो अपनी सीट नहीं देना चाहते अपने राज्य में किसी को, लेकिन दूसरी जगह दूसरे पार्टी के पीठ पे सवार होके 2-4 सीट जीतना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉप है, और देश को ये इससे बड़े नुकसान कोई हो नहीं सकता अगर ये मिलीजुली सरकार बनती है। ये मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो ये चोरों, डकैतों, लुटेरों और मक्कारों की सरकार होगी। मोदी एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने 14 साल वो गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, 9 साल देश का प्रधानमंत्री है, और आज तक 1 रुपए के एलिगेशन का उसके ऊपर इल्जाम नहीं, एक भी भाई भतीजा बात का इल्जाम उसके ऊपर नहीं है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ देश की तरक्की के लिए सोचता है। आपकी बात सही है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब स्पेशली जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं तो सेंटर में कैसी गवर्नमेंट आती है, एक स्टेट है छोटा बड़ा, वहां पे इस तरह की छोटी मोटी चल डेविएशन जाए। चल जाते हैं, हाँ। मगर आप सोचो सेंट्रल लेवल पे, मुझे याद है अभी भी, जब देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनते थे, आपको याद ही है कौन कौन, वीपी सिंह, याद जगदीश है शेखर, बिल्कुल। देवगौड़ा, गुजराल, गुजरात। हाँ। लाइन लगी पड़ी थी। तो इन्होंने सेंटर में क्या किया था, कैसी फुटबॉल खेली थी, तो मुझे तो वो दिनों की याद करते करते कई बार तो फुरफुरी आ जाती। बट चलो, आई होप ऐसा दूसरा मौका नहीं आएगा, और
मुझे तो एक चीज और भी लगती है कि अभी तो खैर बाउंसर्स काफी हैं इनके पास, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी के पास बॉलर्स की संख्या अच्छी खासी है, बाउंसर्स तो और भी आएंगे, और अगला नंबर किसका पड़ेगा ये देखने वाली बात है। बट मैं इस इन बाउंसर्स के फेवर में हूँ, स्पेशली जो करप्ट लीडर्स हैं इनको दफा किया जाए और एक स्टेबल गवर्नमेंट दोबारा कंटिन्यू की जाए। तो कीर्ति, थैंक यू सो मच फॉर दिस एनलाइटमेंट। नाउ द टाइम पवार का, ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर, थैंक यू वेरी मच, होने जा रहा है। तो थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो इट इज एडवांटेज बीजेपी। अब एक क्वेश्चन और रहता है, कई बार लोग बात करते हैं कि बीजेपी अपने आप को बड़ी एथिकल पार्टी समझती है और कई बार बिहेव भी करती है, तो ये सब क्या एथिकल कंडक्ट है? सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में कई बार आपको कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, नहीं तो आप पावर से ही बाहर हो जाओगे। व्हाट विल यू डू देन? मोदी जी और शाह पॉलिटिक्स को उसी तरीके से लेते हैं जिस तरीके से महाभारत में कृष्णा लेते थे। जीतने के लिए आपको कई बार कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, शायद ये वो ही कंप्रोमाइजेस हैं। इससे मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ऑपोजिशन के ऊपर बाउंसर्स और भी आने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब। थैंक यू।